हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे ना। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपको पता है ये हम पैट का लेकर आते हैं और ये फुल लेंथ है। फुल लेंथ का मतलब क्या है, इसमें सारे सब्जेक्ट को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटा हुआ नहीं है। इसमें आपके हिंदी के भी रहेंगे, स्टैटिक जीके, जीएस, यूपी स्पेशल, इसके अलावा इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग को भी मैंने रखा हुआ है। जो आपके हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, वो भी मैंने इसमें रखा हुआ है। तो मेरा मानना, अगर आप इसको कर लेते हैं, श्योरिटी से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने इसे कर लिया ना, तो आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे, अच्छा स्कोर लेकर आएंगे, अच्छा परसेंटाइल लेकर आएंगे जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे। बिना देरी करते हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले मैं एक बार बता देती हूँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी इन 100 क्वेश्चन में आप कितने सही करते हैं, हमें कॉमेंट्स में बता दिया करें। बाकी चैनल को आपका सब्सक्राइब करना कर्तव्य बनता है, लाइक भी कर दिया करें। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी मैं, कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। आप बताएं, आप खुद सोचिए, क्या एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ऐसा आ सकता है, नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल PYQ वेस्ट ही है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, आप बताएं मुझे। तो यहाँ पर द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव या फिर आपका बहुब्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास सी बिल्कुल करेक्ट है। मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगी क्योंकि ये प्रैक्टिस का टाइम है, आप लोग प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे। जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द बताएं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम अजेय कहेंगे। मेरा प्रैक्टिस फास्ट करवाने का मतलब यही है कि आपको खुद टाइम का मैनेज करना सिखाना, कि आप एग्जाम में कितना फास्ट अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। जब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छी स्पीड में पेपर कर पाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन 3 नंबर का है, आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अत्यंत प्रिय होना आंखों का तारा, बी इज करेक्ट है। निराशा शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो निर प्लस आश यानी कि बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए शब्द, क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मुझे यह बात याद है, ओके, मुझे यह बात याद है, ओके, मेरे को गलत है, मुझको यह बात याद नहीं। देखो यहाँ पर दो ए और बी में देखिए, मुझे ये बात याद है नहीं भाई, मुझे ये बात याद है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कमल का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, तो क्या नहीं होगा। पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है, लेकिन पाषाण का जो पर्यायवाची होता है वो पत्थर होता है। क्या होता है, पत्थर होता है। तो यहाँ पर हमारा डी इनकरेक्ट हो जाएगा। वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्नति का विलोम शब्द क्या है, अवनति होता है, प्रगति, समृद्धि या फिर आपका वृद्धि होता है। तो उन्नति का विलोम शब्द जो होता है वो आपका अवनति होता है, यानी कि ए यहाँ पर करेक्ट है। राम ने रावण को मारा, वाक्य में रावण को कौन सा कारक है, रावण को कौन सा कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कर्म कारक सी ऑप्शन करेक्ट है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आपका मिश्र वाक्य है, सी ऑप्शन करेक्ट है। गद्यांश देखिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। अनियमित खानपान, तनाव और व्यायाम की कमी ने कई बीमारियों को जन्म दिया है। योग, प्राणायाम और संतुलित आहार से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहता है। डॉक्टरों का कहना है कि रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना जरूर करना चाहिए। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है गद्यांश आपके 2 आएंगे, जो कि 5 नंबर यानी कि 10 नंबर की, तो आपका गद्यांश से ही आएगा, इसको सीरियस लेना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के अनुसार आज के समय में क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है। धन कमाना नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को रखना आवश्यक हो गया है। कौन सी चीज़ बीमारियों को जन्म दे रही है, तो वो आपके अनियमित खानपान बीमारियों को जन्म दे रहा है, बी इज करेक्ट है। योग और प्राणायाम से क्या लाभ होता है, तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य आपके ठीक रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टरों के अनुसार रोजाना कम से कम कितने मिनट व्यायाम करना चाहिए, तो 30 मिनट करना चाहिए, सी इज करेक्ट है। गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, स्वास्थ्य पर है, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बात सही है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और सिंचाई की कमी जैसे मुद्दे किसानों के लिए चुनौती बने हुए हैं। सरकार द्वारा नई योजनाएं लाकर किसानों की सहायता की जा रही है। अच्छा, ये पता है आपको, कुछ गद्यांश रिपीट लगेंगे,
वो मैंने रिपीट इसलिए रखे हुए हैं, एक तो गलती से रिपीट हो गया है, एक मैंने रखा हुआ क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा था PYQ में, किसी एग्जाम में देखा था उसको, मतलब 2-3 बार देखा मैंने, कई बार आया हुआ है, इसी वजह से मैंने उसको इंपॉर्टेंट समझा और इसको रख लिया है। फिलहाल मैं नेक्स्ट टाइम में आपको अच्छे गद्यांश करवाऊंगी। क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो 60%। सी ऑप्शन करेक्ट है। कृषि किसको मजबूत बनाती है? तो ग्रामीण उद्योग को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को। बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, किसानों के लिए कौन सी चीज़ चुनौती नहीं है? जलवायु परिवर्तन चुनौती है, सिंचाई की कमी चुनौती है, अधिक वर्षा चुनौती है, जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको डी लगा दीजिए। सरकार किसानों को कैसे सहायता कर रही है? तो नई योजनाएं लाकर सरकार सहायता करती है। अगला है, गद्यांश का मुख्य विषय क्या था? तो कृषि पर बात हो रही थी। बी करेक्ट है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस टाइम अध्यक्ष जो थे ना वो JP कृपलानी थे। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था मुंबई से, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मुझे आंसर जरूर बताना कमेंट्स में, आपने यहाँ से कितने सही किए हैं। तो आप इस तरह से अपना लेवल चेक कर पाएंगे कि आप किस लेवल पर हैं। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो टॉमस मुनरो ने, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 25 नंबर का आप बताएं मुझे। तो 21 वर्ष वहाँ पर रहे थे ये। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम में शक्कर जो है ना वो न्यूज़ में भी है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? अरबी भाषा से। तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर अरबी भाषा से ही मॉनसून की उत्पत्ति मानी जाती है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? ये आपकी नागालैंड में नहीं है, बाकी सभी में है। आप खुद देख लीजिएगा यहाँ पर जो भी स्टेट दिए गए थे। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने ही पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन दिया था। नेक्स्ट है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? पीछे बताया था मैंने अभी, बलवंत राय मेहता प्रणाली समिति ने। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो उनको चाहिए होता है कितना? तो 2/3 2/3 लोगों की 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है, पंचायत सदस्यों की। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत है, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था नहीं आती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश को मनाया जाता है? यह दिन संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो कब मनाते हैं? हम मनाते हैं आपका यहाँ पर 24 अप्रैल, यहाँ पर बी ऑप्शन देखेंगे हम, बिल्कुल 24 अप्रैल को मनाते हैं। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने ही मंच स्थापित किया था। पंचायत राज की जब भी बात होगी तो बलवंत राय मेहता समिति की ही बात होगी। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा? जिला न्यायाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा था? तो वो कहा था आपके रजनी कोठारी ने, यानी कि ए ऑप्शन सही है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? वो आपका दक्कन के पठार में पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली जो नदी है वो आपकी नर्मदा है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है जाकर। एल नीनो घटना का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? मैंने कई बार बताया है एल नीनो और ला नीना। इसका ट्रिक ये है कि एल नीनो का मतलब सूखा आएगा, ला नीना का मतलब होगा हमारे यहाँ पर भारी वर्षा होगी। तो एल नीनो पूछा गया है, मतलब भारतीय मानसून, हाँ हिमालय, बिल्कुल यहाँ पर भारतीय मानसून की ही बात होती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ये ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या विशेषता हो जाएगी यहाँ पर? यह अधिक असंतत एवं खंडित है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चिल्का झील क्या गुजरात में है? तो यही गलत लिखा हुआ है ना, क्योंकि कौन सा सुमेलित है? चिल्का झील आपकी गुजरात में नहीं है, एक तो उड़ीसा में है। लोकटक झील मणिपुर में है, यही सही है बिल्कुल। सांभर झील मध्य प्रदेश में नहीं भाई, ये तो राजस्थान में है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, तो यहाँ पर दूसरा ही बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखा था। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट मुख्यतः किसका संकेतक होता है? तो ये आपका सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के अंतर को दिखाता है। फिस्कल डेफिसिट बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? रेपो रेट आरबीआई क्यों बढ़ाती है? तो इसका उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, यानी कि इन्फ्लेशन पर नियंत्रण करना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? इसको याद रख लेना। प्राथमिक घाटा आपका राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट का जो पेमेंट हुआ होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर का, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की दरें निर्धारित करने का अधिकार मुख्यतः किस संस्था को प्राप्त हुआ है? तो वो आपको जीएसटी काउंसिल को प्राप्त हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उसकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय घट रही है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? बताएं, इसका संभावित कारण क्या होगा? मतलब इसका ये है कि जनसंख्या वृद्धि की दर आर्थिक वृद्धि से अधिक है होना, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप दोबारा ठीक से पढ़ें, फिर आपको समझें, फिर उसका आंसर देना, ठीक है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण हमारा लीवर यानी कि यकृत में होता है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? बताएं कितनी हो जाएगी? तो वो आपकी 4 गुनी हो जाएगी। और मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को रट लिया करें। अगर मैं बार बार करवा रही हूँ, मेरा मकसद बस इतना ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, इसी वजह से मैं आपको बार बार करवा रही हूँ ताकि आप एग्जाम में इसको ना भूलें। रक्त का पीएच सामान्यतः कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, हल्का क्षारीय, फिर अत्यधिक अम्लीय होता है। तो जो हमारा ब्लड होता है, इसका पीएच लेवल आपका हल्का क्षारीय होता है, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक आपकी निर्वात में होती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ होता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी मैथ और रीजनिंग के भी लगाने में। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? वो आपका ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला देखिए, ओजोन पर मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। आंसर बी। नेक्स्ट है, न्यूटन का प्रथम नियम किस अवधारणा से संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम आपका जड़त्व से संबंधित है। बी इज करेक्ट। डीएनए में एडेनिन किस क्षारक के साथ युग्म बनाता है? वो आपका थायमीन के साथ बनाता है। सी इज करेक्ट है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? तो वो लवण और जल बनता है। ओके, सो नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का दुग्ध उत्पादन से है। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वो आपका अंडमान या निकोबार में है, या फिर गुजरात में? नहीं भाई, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्लू सिटी के नाम से भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ब्लू सिटी हम किसको कहते हैं? तो वो आपका जोधपुर कहते हैं, यानी कि यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को कहा जाता है? तो वो गोदावरी है, दक्षिण गंगा कहा जाता है इसको। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो आपका कुंचिकल जलप्रपात है, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट है। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा आपका बनाया था लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा का चित्र बनाया था। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी केरला में है। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन और एम एस स्वामीनाथन किसके हैं? आप मुझे कमेंट्स में बताना। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वो आपका कौन सा हो जाएगा? यानी कि अंटार्कटिका का मरुस्थल। डी ऑप्शन करेक्ट है।
पंचशील सिद्धांत मुख्यतः किन दो देशों के बीच समझौते से जुड़ा हुआ है? तो वो आपका भारत और चाइना के बीच में ये पंचशील सिद्धांत से जुड़ा हुआ। इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे आ गए, आप इनको अच्छे से करिएगा, पढ़िएगा और इनको प्लीज़ जो है ना थोड़ा सीरियस लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ अबंडेंट। तो अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ जो है ना प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा। स्कार्स मतलब कम होता है, प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा होती है, रेयर मीन्स कम होती है, लिमिटेड मीन्स कम होती है। तो यहाँ पर प्लेंटी और अबंडेंट जो है ना वो सिनोनिम्स एक दूसरे के हैं, प्रचुर यानी कि ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का एंटोनिम बताना है। एंशिएंट मतलब होता है बहुत पुराना, और एंटोनिम मतलब उसका हमें ऑपोजिट बताना है। तो पुराना और इसका उल्टा हो जाएगा मॉडर्न, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड मतलब एकदम सही वर्ड है, करेक्ट है। अकोमोडेशन में डबल एम होना चाहिए था, अकोमोडेशन में डबल सी होना चाहिए था। अकोमोडेशन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ, सही लिखा हुआ, ACCOMMODATION, अकोमोडेशन, सी यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा था। क्वेश्चन है 70 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 2020, यानी कि वो यहाँ पर वर्क कर रहा है 2020 से। एक टाइम, एक डेट दी गई है, जब भी डेट देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब डेट नहीं होती तो फॉर लगाते हैं। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। अच्छा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो पढ़ लिख नहीं सकता, तो उसको क्या कहेंगे हम? इलिटरेट, यानी कि जो अनपढ़ होता है, इलिटरेट। यहाँ पर लिखा है सी, देखिए इलिटरेट। लिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इलिटरेट, जो पढ़ लिख नहीं सकता। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स। ओके, क्या है? अ ब्लेसिंग इन डिस्गस, मतलब एक ऐसी दुआ देना जो दिखाई ना दे, यानी कि एक बार बी देखिए, समथिंग दैट सीम्स बैड, कुछ गलत दिखाई दे रहा है बट टर्न्स आउट गुड, लेकिन उसका रिजल्ट जो है ना वो अच्छा निकल रहा है। दिखाई गलत दिखाई जो है ना वो गलत दे रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा है। तो यहाँ पर बिल्कुल बात सही है, इसका यही एडम्स का मीन है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ओके, देखते हैं। दे कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने अपना काम जो है ना बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो इसका पैसिव करेक्ट देखना है क्या है। तो द वर्क इज कंप्लीटेड बाय देम, नहीं भाई, द वर्क वॉज बिल्कुल यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटेड था। तो द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय देम, उनके द्वारा काम पूरा कर लिया गया है। पी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है देखिए 74 कहता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड आई एम बिजी। इनडायरेक्ट स्पीच देखनी है। ओके, ही सैड आई एम बिजी, उसने कहा कि मैं बिजी हूँ, तो इसको क्या चेंज करेंगे? ही सैड दैट आई एम बिजी, नहीं भाई, एम वॉज में चेंज हो जाएगा और बीच में दैट आ जाएगा। तो कहाँ पर लिखा? ही सैड दैट ही वॉज बिजी, उसने कहा कि वह बिजी था। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो, जब नाइदर और नॉर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो देखिए जो नॉर होगा, नॉर के नियरेस्ट वर्ड क्या है? नॉर के नियरेस्ट में प्लूरल है या सिंगुलर है? अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पर आपका जो है ना प्लूरल आएगा, मतलब बर आएगा, आर आएगा। और अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर इज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए? नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, वहाँ पर ना तो राम और ना ही उसके फ्रेंड जो है ना प्रेजेंट थे। तो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रिलक्टेंट का सिनोनिम्स बताइए। रिलक्टेंट मतलब होता है, मतलब जैसे कोई इच्छा ही नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो मतलब मैं कहूँगी कि मेरी रिलक्टेंट, मेरे कोई रिलक्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेरी इच्छा नहीं है, अनविलिंग है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। यहाँ पर देखो ए बिल्कुल करेक्ट होगा, अनविलिंग। विलिंग मीन्स इच्छा होती है, अनविलिंग मीन्स इच्छा नहीं होती है। हमारे मैथ के स्टार्ट हो गए, इनको करते हैं। चलिए, 250 का 20% कितना होगा? मैंने आपको कई बार बताया है, जब परसेंट का मतलब ही जीरो हटाना होता है। अब आप कहेंगे कि जीरो तो इसके पास एक ही था, तो इसके पास दो के पास भी तो वही बात है ना भाई। देखो 250 लिखोगे आप, फिर 20 लिखोगे और परसेंट का मतलब नीचे डबल जीरो लगाओगे, तो इस डबल जीरो से डबल जीरो ऊपर हटा नहीं सकते हो। देखो हटा दिए हमने, ठीक है। तो 250 के हमारे पास 25 × 20 2, तो 25 दूनी 50, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का देखिए क्या है। एक वस्तु का मूल्य 700 है। ओके, उस पर 15% छूट मिलने पर
विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। मान लिया कोई वस्तु आपकी 700 की थी, आप चाहते हैं कि आप इसको बेचना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम इसको 15% छूट पर बेचेंगे। नॉर्मल, जैसे कि किसी की 700 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 100%, किसी कोई भी नंबर दिया हो उसकी 100% वैल्यू ही होती है। अब हम कह रहे हैं कि 100% में 15% में छूट देना चाहती हूँ, तो अच्छा 100 में से 15 निकालूंगी तो एकदम से 85, यानी कि हम 85% पर ये वैल्यू देना चाहते हैं। तो 700 इंटू 85/100, 100 मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 85 से अब जब 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 के 5, हाथ से लगा 5, 8 सत्ते 56, 56 57 58 59, यानी कि 59, 595 आंसर होगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मुझे थोड़ा, जैसे कि मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ ना, आपको भी फास्ट करनी, तभी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी। 15 + 25 × 2 का मान कितना होगा, कर लीजिए। पहले हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 15 × 2 यानी कि 50 + 15 कितना हो जाएगा, तो हमारा 65 होना चाहिए, यानी कि बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किसी संख्या, क्वेश्चन अच्छा है, देखिए किसी संख्या का आधा 35 है, ओके, वह संख्या n है, ओके, किसी संख्या का आधा जो है ना वो 35 है, वो 35 है, लेकिन इस संख्या का आधा है ये, तो पूरा कितना होगा, 35 और जोड़ दो यानी कि 70, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 70, n = 70 आ जाएगी। पूछता है कि तो n + 14 कितना होगा, अच्छा लगा दो लो, n + 14, तो n हमारे 70 है, +14 कितना हो जाएगा, तो 70 80 और 4 84, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, ओके, उसकी औसत चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, ओके, तो दूरी बटे समय निकालना है हमें, लेकिन हमें औसत निकालने, तो एवरेज निकालने के लिए हमेशा जो दिया है उसको डिवाइड कर दो, यानी कि 30 आ जाएगी, 30 किलोमीटर पर आर, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रृंखला। अब हमारे रीजनिंग के स्टार्ट हो गए हैं। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, क्या पैटर्न है, देखो 2 4 6, अरे यार इतना सरल कौन देता है, 2 4 6 8, तो अगला 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 2 का गैप है, 2 2 प्लस हो रहे हैं, इनकी 10 हो जाए, बी हो जाएगा करेक्ट। यदि कैट को DBU लिखा जाए तो RED को क्या लिखेंगे, ओके, सी, आप कुछ एक पैटर्न देखिए, सी के बाद डी हुआ, सी से एक जुड़ गया, और ए में एक जुड़ा, एक प्लस हुआ तो बी हो गया, और टी में एक प्लस हुआ तो यू हो गया, तो इसमें भी जोड़ लेते हैं। आर में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, आर ABCDEFGHI, आर के बाद एस आना चाहिए, ई के बाद जी, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा ना, ABCDEF, हाँ बिल्कुल, डी के बाद क्या आएगा, तो ई आएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, SFL, अरे बी तो मिल तो गया है, बी एक में ही था वैसे भी। राम श्याम से लंबा है, ओके, राम जो है ना वो श्याम से लंबा है, और श्याम मोहन से लंबा है, श्याम मोहन से लंबा है, इसके मतलब श्याम मोहन से लंबा है, तो मैं मोहन छोटा, सबसे छोटा कौन है, तो मोहन सबसे छोटा है, यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से विषम कौन सा है, कौन सा विषम है, देखो विषम कौन सा हो जाएगा, आम केला सेब आलू, आम केला सेब आलू एक फ्रूट, ये सारे फ्रूट्स हैं, और ये एक वेजिटेबल है, तो यहाँ पर हमारा डी जो है ना विषम हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यदि आज सोमवार है तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, अगर आज सोमवार है 3 दिन और जोड़ लो, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो वो आपका देखो 1 2 3, तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति होंगे, गुरुवार होगी, यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से सीरीज दी गई है, 5 10 15 20 में अगली संख्या क्या होगी, भाई 5 ऐड कर रहे हो, 5 10 15 20 25 होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है, भोजन खाया जाता है, पकाया नहीं, खाना होता है उसको, ठीक है, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, चल दिया, फिर वह अपने दाएं मतलब ये बायां होगा, ये दायां होगा इसका, तो यहाँ पर दाएं 10 किलोमीटर जाता है। अब भाई किस दिशा में है, तो भाई ये तो पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व कहाँ पे लिखा है, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पूर्व की तरफ मुँह करेगा ना। 91 है, A = 1, B = 2, C = 3, तो CAB का योग क्या होगा, ओके, CAB यानी कि C मतलब 3, A मतलब 1, B मतलब 2, 3 1 4 4 1 2, 4 और 2 6 ना, तो यहाँ पर 6B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मोहन की बहन की माँ
मोहन से किस अच्छा मोहन, देखो ये है मोहन, मोहन की ये रही सिस्टर, सिस्टर की माँ ये रही, सिस्टर की अगर माँ है तो भाई की भी तो माँ होंगी ना। मोहन से किस संबंध में है, तो भाई मोहन से, की मोहन की भी तो माँ होंगी ना, वो दोनों की माँ हो गई। तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट है। और ये है आज के इतने क्वेश्चन आपके। मैंने जो है ना ग्राफ वाले, इसमें ग्राफ बनाना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है, तो मैं ग्राफ वाले नहीं करवा रही हूँ आपको। तो ये सारे क्वेश्चन रहे गाइस। आप मुझे कमेंट्स में बताना लास्ट में कि आपने इन क्वेश्चंस में कितने सही किए हैं। 91 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं। ऐसे क्या होता है कि आपका खुद का मोटिवेशन जो है ना वो मतलब काफ़ी हाई होता है, आपको खुद पता चलता है कि आपने कितने सही किए हैं। ओके, और मैंने ये लेवल बढ़ा के लेकर आई हूँ, और इससे मैं लेवल और बढ़ा दूंगी, लेकिन उतना नहीं बढ़ाऊंगी जो एग्जाम में ना आए। उस लेवल का बढ़ाने का फ़ायदा क्या है। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत डीप पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम जो है ना वो तो आपका हल्का हल्का सा आ जाता है। फिर डीप वाला जो पढ़ लेते हैं ना उसको हल्का हल्का चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। इस वजह से ज़रूरी है कि चीज़ें वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आए। और मैं सच बता रही हूँ आपको, मतलब मैं बिल्कुल पैटर्न देख के, सिलेबस देख के, टॉपिक देख के ही क्वेश्चन को लाती हूँ। तो मेरा मानना बस इतना ही है कि अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो आप अच्छा स्कोर ले आएंगे, आई एम श्योरिटी, एंड अच्छा परसेंटेज भाई बुलाएंगे। जो भी आगे इसमें वैकेंसीज आएंगे आप अच्छे से कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल गाइस, एंड आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे कर पाऊँगी, है ना। कहते हैं ना कि जैसे कि अगर किसी को सर्वाइव करना है तो वो उस माहौल में जाए। अगर कोई मछली है ना पानी में सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि उसमें उसकी ज़िंदगी उसी में है, बाहर नहीं सर्वाइव कर सकती। अगर बाहर उसको सर्वाइव करना है तो उसको पानी लेकर दीजिए, है ना। तो वही बात है कि अगर मैं आपके लिए ऐसे ही क्लास लेती रहूँ तो उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं खुद इसको नहीं पढ़ाना, मतलब मेरा खुद का मोटिवेशन जो है ना वो डाउन हो जाएगा। मैं क्यों हूँ मतलब करूँ जब कोई देखने नहीं आता है ना। मतलब आप लोग लाइक नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि कैसे क्या होना चाहिए, तो मैं कैसे कर पाऊँगी। बाकी ओके, बाकी आप लोगों का जो रिस्पॉन्स मिलता है उससे मैं बहुत खुश हूँ। थैंकफुल टू यू, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।